हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके एग्ज़ाम्स के लिए। दोस्तों बीपीएससी आप दे रहे हो या एस्टेट का पेपर 1 या पेपर 2 दे रहे हो या बीपीएससी दे रहे हो, कुछ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या-क्या है ताल के बारे में जितना भी है दोस्तों मान मान के चलिए कि इसका जो भी है इसका पूरे ख़ानदान के बारे में आपको आज पढ़ा देंगे, ठीक है? तो बहुत सारा प्रश्न जो है इसमें से पूछा जाता है और यह सब प्रश्न जो है आपके पूछे जाएँगे। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन फ्री रहिए, बहुत कुछ आज आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कर्नाटक ताल पद्धति की जो बात हो रही है, इसमें आपकी जो है मुख्य तालों की संख्या कितनी मानी गई है? तो कर्नाटक पद्धति की जो मुख्य तालें हैं, वो 7 तालें हैं। कितनी हैं? 7 तालें हैं। आगे मैं बताऊँगा कि कौन-कौन सी तालें हैं, ठीक है? कर्नाटक मुख्य पद्धति में कितने ताल हैं? 7 ताल हैं। अगर प्राचीन काल में ताल की बात कर लें, तो प्राचीन काल में जो ताल माने गए थे, वो आपके 108 माने गए थे, लेकिन उन्हीं में से जो है वर्तमान में कितने ताल हैं? वर्तमान में 7 ताल हैं, ठीक है? तो चलिए मुख्य ताल जो है हमारे कितने हो गए कर्नाटकी पद्धति के 7 और प्राचीन काल की बात करें तो 108 ताल था, ठीक है? चलिए देख लेते हैं मुख्य हमारा ताल कौन-कौन सा है। आइए देखिए कर्नाटकी संगीत पद्धति के जो 7 ताल हैं वो इस प्रकार हैं। पहला आपका है ध्रुव ताल, दूसरा है मठ ताल, तीसरा है रूपक ताल, चौथा है झंप ताल, पाँचवां है त्रिपुट ताल, उसके बाद फिर छठा है अठ ताल और सातवां है आपका एक ताल। तो ये सभी ताल के बारे में हम लोग जो है दोस्तों चर्च करने वाले हैं और सभी को हम विस्तृत रूप से देखने वाले हैं। अगर ये आप पूरा क्लास देख लेते हैं तो आपका बहुत जो है जो भी प्रश्न इससे जो ताल से बनने वाले हैं आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए सबसे पहले हमारा क्या है यहाँ पे ध्रुव ताल है। अब आइए देखते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं पहले कि उपर्युक्त प्रत्येक ताल की कितनी 5 जातियाँ होती है। आपने जो अभी क्या देखा? आपने जो यहाँ पे आप ताल देखे ना, कितने ताल हैं? 7 हैं और प्रत्येक की ताल की कितनी जातियाँ होती हैं? 5 जातियाँ होती हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 35 ताल बनते हैं, ठीक है? 35 ताल बन जाते हैं। प्रत्येक की 5 जातियाँ हैं, ठीक है जी? जातियाँ कितनी? 5, ठीक है? आइए देखते हैं कौन-कौन सी जातियाँ होता है ताल में। तो ताल की 5 जातियाँ होती है। तो कौन-कौन सी जातियाँ होती है? देखिए जो भी पॉइंट हम बोल रहे हैं अपने मुख से, वो हर एक जो है जितना भी हम बोल रहे हैं जो भी, वो हर एक अपने आप में एक प्रश्न है, ठीक है? प्रश्न है और उसी में आपका आंसर भी छुपा हुआ होता है। तो मेरी सलाह जो रहती है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठते हैं, तो कॉपी पेन लेकर ही बैठिए। क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रश्न जो है सॉल्व होने वाला है। यहाँ आपके मान के चलिए आज आपका बहुत सारा का सारा जो है लगभग सारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा इस वीडियो से, ठीक है? ताल से। देखिए, ताल की जो जातियाँ बताई जाती है, कितनी जातियाँ होती हैं? ताल की 5 जातियाँ होती हैं। कौन-कौन से जाति होते हैं? आइए देखते हैं। त्रिस्थ, चतस्थ, खंड, मिश्र और संकीर्ण, ठीक है? 5 जातियाँ हैं कौन-कौन सा? एक है त्रिस्थ, दूसरा है चतस्थ, तीसरा है खंड, मिश्र और संकीर्ण। किसमें कितने होते हैं मात्रा वो भी हम बताएँगे। चलिए थोड़ा-सा हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि कौन-कौन सा है। देखिए पहले अगर बात कर लें ये आगे आपको बता देंगे, ठीक है? पहले हम लोग बात करते हैं कि कर्नाटक ताल पद्धति जो है, कर्नाटक ताल पद्धति वो 4 सिद्धांतों पर आधारित है। किस किस पे? वो 4 सिद्धांतों पर आधारित है। कौन? कर्नाटक ताल पद्धति के कितने सिद्धांत हैं? 4 सिद्धांत हैं, ठीक है? यह भी प्रश्न बन रहा है, आपको नोट करना है, नोट इसको कर लीजिए। देखिए, पहला जो हमारा सिद्धांत है, काल या प्रमाण। तो पहला जो हमारा क्या है? काल या प्रमाण है। एक सिद्धांत हमारा हो गया। देखिए, प्राचीन काल में जो है, प्राचीन काल में नोट कीजिएगा इस चीज़ को। प्राचीन काल में प्राचीन काल की बात हो रही है। प्राचीन काल में संगीत में लगने वाले समय को क्या कहते थे? वही जो समय जो लगते थे उसी को काल कहा जाता था। तो प्राचीन काल में लगने वाले समय को ही काल कहते थे, ठीक है? जैसे अगर आपसे पूछे तो यह जो काल है दोस्तों, यह काल, वो काल आपके जो है बताया गया है यहाँ पे कि काल के कितने प्रकार हैं। काल की प्रकार अगर बात करें, यह जो आपके काल है प्राचीन काल में लगने लगने वाले संगीत में लगने वाले समय को काल कहते हैं। और काल ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन सा प्रकार है? ए नंबर देखेंगे अक्षर काल और दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा है मात्रा काल।
तो ये काल के 2 प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के? सबसे पहले आप लोग देखिए कि कर्नाटक ताल पद्धति जो है 4 सिद्धांत पर आधारित है। पहला सिद्धांत काल या प्रमाण है, तो वही काल के जो है आपके 2 बताए गए हैं, 2 भेद। ठीक है, एक अक्षर काल और दूसरा मात्रा काल। चलिए अब देखते हैं दूसरा। 4 सिद्धांतों में ही हम देख रहे हैं, ये दूसरा है। दूसरे को बोलते हैं अंग। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंग। तो जिस प्रकार उत्तर भारत में जो है दोस्तों, आपके उत्तर भारत में ताल के जो विभाग होते हैं ना, विभाग जो बोलते हैं, ताल के जो विभाग होते हैं कि कितने विभाग का है, तो वो जो विभाग होते हैं उसी प्रकार दक्षिण में उसको अंग बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं दक्षिण में? अंग। तो ये 4 सिद्धांतों में से एक है अंग। तो विभाग जो होता है उत्तर उत्तर भारत में होता है और दक्षिण भारत में उसको क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है। ठीक है, और अंग जो है, अंग ये कितने प्रकार के होते हैं? अंग, ताल के अंग जो है ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो अंग है ये कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं अंग। तो आइए देख लेते हैं कि 6 प्रकार के कौन कौन से अंग होते हैं। तो देखिए, अंग के जो हैं आपके 6 प्रकार, अंग के 6 प्रकार यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो पहला अंग कौन सा है? अनुद्रुत होता है पहला अंग, अनुद्रुत। दूसरा है द्रुत, तीसरा है लघु और चौथा है गुरु, पांचवा है प्लुत और आपके छठा जो है वो क्या है? काकपद। तो ये आपका सारा जो है क्लियर हो गया। देखिए, अनुद्रुत की बात करें तो अनुद्रुत में कितनी मात्राएं होती है? अनुद्रुत में मात्रा नोट कीजिएगा, मात्रा 1 होता है अनुद्रुत का, मात्रा 1। और अगर इसकी चिन्ह की बात करें तो चिन्ह कैसे लगाते हैं? अर्धचंद्राकार। इस ये अनुद्रुत का चिन्ह है। ठीक है, अगर द्रुत की बात कर लेते हैं तो द्रुत में 2 मात्रा होते हैं और इसका ये चिन्ह कैसा होता है? चिन्ह यहाँ 0 होता है, 0 की तरह चिन्ह। और बात करते हैं लघु की, तो लघु में कितनी मात्रा होते हैं? लघु में 4 मात्रा होते हैं। ठीक है, लघु में 4 मात्रा और चिन्ह इसका कैसा होता है? खड़ी लाइन। ठीक है, अब गुरु, गुरु में क्या होता है? गुरु में कितने मात्रा? तो गुरु में 8 मात्रा, ये याद रखिएगा, ये वाला मात्रा लिख रहा हूँ। ठीक है, मात्रा लिख रहा हूँ, 8 मात्रा। और चिन्ह कैसा होता है? चिन्ह 8 के आकार का ही चिन्ह होता है। ठीक है, प्लूत के लिए जानते हैं, प्लूत के लिए कितना होता है? 12 मात्रा का प्रयोग करते हैं और इसका चिन्ह कैसे? एक 8 लिख के और एक खड़ी लाइन। ठीक है, अब देखिए काकपद। तो काकपद में मात्रा की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। और अगर चिन्ह की बात करें तो चिन्ह कैसे, काकपद को कैसे दर्शाते हैं? एक्स। काकपद को कैसे दर्शाते हैं? एक्स की तरह। ठीक है, तो ये हमारा हो गया काकपद। ठीक है, तो याद हो गया ये जो था हमारा अंग था। ठीक है, ये तो क्या थे? ताल के अंग थे। तो ताल के अंग कौन कौन हो गए? अनुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत और काकपद। ये आपके यहाँ पे मात्रा बता दिए हैं और ये इधर में इस तरफ वाला ये चिन्ह है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए, जो 4 जो सिद्धांत थे तो 2 सिद्धांत हम लोग देख लिए, सिद्धांत तो 2 देख लिए। अब तीसरा सिद्धांत हम लोग देखते हैं, कौन सा? जाति, ताल की जाति। तो जाति देखिए, ताल की जो जाति होती है, तो ताल की जातियाँ कितनी होती है? कितनी बताई गई? ताल की 5 जातियाँ होती है। जैसा कि बता चुके हैं कि ताल की कितनी जातियाँ? ताल की 5 जातियाँ होती हैं। अब देखिए चर्च कर लेते हैं कि ताल की 5 जातियों के बारे में। त्रिस्त, दूसरा चतस्थ, तीसरा खंड, चौथा मिश्र और पाँचवा संकीर्ण। ठीक है, पाँचवा क्या हो जाएगा? संकीर्ण। देखिए, जाति जो होता है वो आपके जाति की बात कर रहा है। जाति जो होता है कर्नाटक ताल पद्धति का क्या है? सिद्धांत है। और यह जो है कर्नाटक ताल पद्धति में जाति विशेष महत्व रखता है। जाति जो है ना, उस ताल पद्धति में बहुत विशेष महत्व रखता है। ठीक है, और तालों के विभागों की जो विभाग में, ताल के विभाग में जो लघु की जो मात्रा, लघु की मात्रा संख्या परिवर्तन से उनके वजन क्या है? बदलता है। वजन उनका बदलता है संख्या परिवर्तन से। तालों के विभागों में अगर संख्या परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? लघु की मात्रा की संख्या जो है वो परिवर्तन होता है, उसका वजन बदलता है। तब उससे क्या होता है? उससे फिर जातियां बनती है। उससे फिर क्या होती है? तब उससे जातियां बनती है। और लघु का जातियों में बहुत बड़ा भूमिका है। लघु जो है
लघु का जातियों में बहुत बड़ा क्या है, भूमिका है, बहुत बड़े रोल अदा करती है। तो लघु की मात्राओं के अनुसार जो है आपके क्या होता है, लघु लघु के मात्राओं के अनुसार, लघु के मात्रा के अनुसार जो है ताल में ये इसमें क्या होता है, लघु की मात्राएं के अनुसार जो है उसकी जातियां जो है बदलती रहती है। ठीक है, लघु की मात्राएं जातियों के अनुसार क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे कि अब इसमें देखते हैं हम लोग, ये जाति जो हो गया, जाति कितने प्रकार के बताए, 5 प्रकार के बताए हैं। पहला आप देखिए, पहला आपका त्रिस्थ जाति, त्रिस्थ जाति में कितनी मात्रा, लघु की कितनी मात्रा, तो त्रिस्थ में 3 मात्रा, चतुस्थ में कितनी मात्रा, 4 मात्रा, खंड में आइए, खंड में 5 मात्रा, मिश्र में आपका हो गया 7 मात्रा, और संकीर्ण में आपका कितना हो जाएगा, संकीर्ण में 9 मात्रा। तो ये होते हैं आपके जाति। कितनी जातियां पूछे तो जातियां आपको बताना है, 5 बताना है, सब याद कर लेना है इसको। एक त्रिस्थ है, चतुस्थ है, खंड है, मिश्र है और संकीर्ण। यानी कि जातियां कितनी होती है, जातियां, ताल की जातियां 5 होती है। और ताल के अंग हम कितना बताए अभी ऊपर, अंग की बात, तो ताल के अंग हम 6 बता चुके हैं। ठीक है, तो यह सब जो है बिल्कुल जो है बहुत आसान शब्दों में आपको हम सिखा देंगे पूरा का पूरा। बस आप अगर बैठ के बढ़िया से सीख रहे हैं ना, तो बिल्कुल दोस्तों आनंद आएगा। ठीक है, और फटाफट कमेंट भी कर दीजिए कि हाँ आनंद आ रहा है। बहुत आसान शब्दों में आपको सारा कुछ समझा देने वाला हूँ इसी वीडियो में, अंत तक आप बने रहिए, देखिए। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम आगे बढ़ के कि आगे इसका क्या है। वो तो हम लोग देख लिए कि कर्नाटक ताल पद्धति के हम लोग क्या देख रहे हैं, सिद्धांत देख रहे हैं। तो ये 4 सिद्धांत में 3 सिद्धांत तो हमने देख लिया। कौन कौन से सिद्धांत को देख लिए जरा बताइए। एक हमने काल को देखा, एक हमने क्या देखा, काल देखा। उसके बाद फिर क्या देखा हमने, अंग देखा, अंग, और क्या देखा, जाति, अंग जाति, और यह है चौथा आपका विसर्जित, ये सॉरी विसर्जित। तो अब विसर्जित को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल हर चीज़ को याद रखते चलना है, नोट करते चलना है। ठीक है, देखिए जिस प्रकार उत्तरी ताल पद्धति में, अगर उत्तरी की बात करें, उत्तरी जिस प्रकार जो होता है, समझाने के लिए यह जो है आपको तुलना करके बताना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार उत्तरी में क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, खाली, खाली को कैसे दर्शाते हैं, शून्य से दर्शाते हैं ना। जिस प्रकार उत्तरी में खाली होता है, जिसको शून्य से दर्शाते हैं हम लोग, तो उसी तरह जो है कर्नाटक में विसर्जित खाली के समान ही माना जाता है। ये जो आपका विसर्जित है ना, ये आपके खाली के समान ही माना जाता है, यह भी खाली ही होता है। ठीक है, तो बस क्लियर समझ गए। विसर्जित मतलब आपका जो खाली होता है उत्तरी में, वो दक्षिणी में विसर्जित होता है। चलिए अब देखिए बात करते हैं विसर्जित के कितने प्रकार होते हैं। विसर्जित के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन सा, पताक विसर्जित, कृष्य विसर्जित, और आपके सपर्णी विसर्जित। तो कृष्य क्या होता है, पताक क्या होता है, और आपका सपर्णी क्या होता है, तो इन सबों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, देखिए पताक विसर्जित के बारे में बताऊं कि इसमें क्या होता है। इसमें जो है आपके हाथ ऊपर रहता है। ठीक है, इसमें हाथ ऊपर, ऊपर, हाथ ऊपर रहता है, किसमें, पताक विसर्जित में। और आपकी कृष्य विसर्जित की बात हो रही है, तो इसमें बाईं ओर हाथ हिलाया जाता है। क्या होता है, बाईं ओर हाथ हिलाया जाता है। नोट कीजिएगा इस सब चीज़ को, बाईं, बाईं ओर हाथ हिलाना, हाथ हिलाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बाईं ओर हाथ हिलाया जाता है। और सपर्णी की बात करें, सपर्णी की, तो सपर्णी में क्या होता है, दाईं ओर, सपर्णी में दाईं ओर हाथ को क्या किया जाता है, हिलाना, हिलाना। ठीक है, विसर्जित में ये आपके हो गए 3 प्रकार के विसर्जित। पताक विसर्जित आपको ये याद रख लेना बिल्कुल कि विसर्जित कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। तो यह सब चीज़ जो है छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब आइए, अब हम लोग क्या देखेंगे। अब तो हमारा वो ख़त्म हो गया, हम लोग चारों को हम लोग देख लिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कर्नाटक संगीत पद्धति जो है आपके, देखिए दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको बीपीएससी और एस्टेट
दोनों में जो है आपको क्या होगा, मतलब समान रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। इसलिए इसको जो है आप लोग बिल्कुल पूरा का पूरा जो है ऊपर से लेके नीचे तक, जो भी मैं ऊपर भी बताया हूँ और जो अभी भी बता रहा हूँ, जो पहले बताया हूँ अभी, तो सारा का सारा जो दोस्तों आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे खासे प्रश्न जो है कभी कभार पूछे जाते हैं। वैसे तो 2 तो बिल्कुल फिक्स ही है, लेकिन कभी कभार और ज़्यादा ही संख्या इसकी रह जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसको जो है ध्यान से देखें। तो इसमें क्या है, कर्नाटक संगीत पद्धति के अब 7 ताल के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात है कि ऊपर में अभी हमने बताया आपको कि जो प्राचीन काल में ताल थे वो कितना माना गया था। फटाफट आप, ये प्रश्न है आपके लिए, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए, प्राचीन काल में जो ताल थे वो कितने माने गए थे। अभी मैंने बताया ऊपर में, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। इतना जल्दी तो भूलना नहीं चाहिए आप लोग को, क्योंकि बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। अब देखिए 7 ताल की हम बात कर लेते हैं कि कर्नाटक संगीत पद्धति के जो 7 ताल होते हैं, तो ताल के बारे में तो देखिए कौन सा, ध्रुव ताल, मठ ताल, रूपक ताल, झंप ताल, त्रिपुट ताल, अठ ताल, और एक है एक ताल, और एक है आपका एक ताल, ठीक है, जो कि नीचे है। चलिए आ गया ऊपर, ठीक है। एक है आपका एक ताल। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यह सब जो है, बात कर लेते हैं हम मात्रा की। तो ये दक्षिण पद्धति की ताल है। ध्रुव ताल में इसके कितने मात्रा होते हैं, 14 मात्रा होते हैं किसमें, ध्रुव ताल में। और आपके मठ ताल की बात करें तो मठ ताल में 10 मात्रा, रूपक ताल में बात करें तो रूपक ताल में, सॉरी माफ कीजिएगा, रूपक ताल में 6 मात्रा, ठीक है। झंप ताल की अब बात कर रहे हैं तो झंप झंप ताल, तो इसमें आपके 7 मात्रा होते हैं। झंप ताल में 7 मात्रा होते हैं। और त्रिपुट ताल जैसा कि है उसमें कहा जाता है कि 8 मात्रा होते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से दोस्तों त्रिपुट में 7 होना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है, आप फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन आपके बुक में 8 ही दिया हुआ है। अब ये देखिए है आपका अगला है छठा नंबर, अठ ताल। अठ ताल में 12 मात्रा बताया गया है। और आपके एक ताल में जो है, एक ताल में 4 मात्रा बताया गया है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे क्या, मात्रा, ये हो गए मात्रा। अगर हम चिन्ह की बात कर लें, चिन्ह की बात करें तो किसको कैसे दिखाया जाता है, तो ध्रुव ताल का चिन्ह क्या होता है, ध्रुव ताल का एक खड़ी लाइन, जीरो, फिर डबल दूसरी बार खड़ी लाइन, ठीक है। और इसकी मठ ताल की बात करें तो एक खड़ी लाइन, एक जीरो और एक बार खड़ी लाइन। और हम इसकी बात करें रूपक ताल की, तो रूपक ताल में जो है आपके 6 मात्रा का ताल है। और 6 मात्रा में जो है वो आपका, वो कैसे दिखाया जाता है, जीरो और खड़ी लाइन। और ये आपके झंप ताल 7 मात्रा की ताल है, इसको कैसे दिखाते हैं, ये आपका यहाँ आप ऐसे देख सकते हैं, ये आपको दिखाया गया है। और उसके बाद फिर ये आपको अर्ध जो है चंद्राकार, और उसके बाद फिर जीरो। लेकिन एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अर्ध चंद्राकार जो ये आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वाला, ये चिन्ह किसका है, तो चिन्ह किसका, आप मुझे फटाफट कमेंट कीजिए कि किसका चिन्ह जो है वो दर्शाया गया है वहाँ पर। तो वो चिन्ह आपके है, किसका है, वो चिन्ह जो है आपके, कमेंट किए फटाफट, चलिए नहीं किए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। ये चिन्ह जो है आपके इसका है, अनुद्रुत का चिन्ह है, ठीक है, अनुद्रुत का। अब देखिए त्रिपुट ताल में, त्रिपुट ताल को हम कैसे दर्शाएंगे, तो त्रिपुट ताल को 1 यानी खड़ी लाइन, जीरो जीरो, ये जो है क्या है, ये चिन्ह है। ये आपके जो मैं अभी बता रहा हूँ, इस लाइन में करवा रहा हूँ, ये आपके क्या है, चिन्ह है, ठीक है। तो चिन्ह को हम लोग करवा रहे हैं। और ये 12 मात्रा का है, कौन सा, अठ ताल जो है वो 12 मात्रा का ताल है। तो इसको हम लोग 1 यानी खड़ी लाइन 2 बार और 2 बार शून्य से इसको दिखा लेते हैं। और एक ताल का बस बिल्कुल नहीं भूलना है, एक ताल में एक ही होता है जो खड़ी लाइन, बिल्कुल सिंगल खड़ी लाइन वही होगा। अब इसके अंग की अगर बात कर लें तो ये मात्रा कितने हैं, 14 मात्रा का है। तो इसके जो अंग अंग यानी कि जो जिसको हम विभाग बोल रहे थे, 4 2 4 2 4 4, ये आपके जो है अंग है, ठीक है। तो आप जोड़िए इसको, 4 2 6, 4 10 और 4 14 मात्रा का ताल हो जाता है। तो बस तो वही चीज़ है। उसी तरह से इसमें है आपका मठ ताल में, मठ ताल में है 4 2 4, 4 2 4। और इसमें है आपका रूपक में है आपका 6 मात्रा का है, तो इसमें आपका 2 4, ये आपके क्या है, विभाग हैं, ठीक है। ये क्या है आपके रूपक के, आपके यानी कि ये अंग है। इसको कर्नाटकी में अंग बोला जाता है ना, ये प्लुत का चिन्ह लगा हुआ है झंपावला में। तो इसमें क्या होता है, झंप ताल में मात्रा कितनी है, 7 है। तो इसको 4 1 5 और 2 7,
ठीक है, 4 1 2 हो जाता है उसका। इसका हम लोग देख लेते हैं, इसका त्रिपुट ताल का, त्रिपुट ताल में मात्रा कितने हैं 8, तो इसका विभाग क्या हो जाएगा 4 2 2। ठीक है, इसका अंग हो जाएगा 4 2 2। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका 8 ताल का। 8 ताल में क्या है 12 मात्रा है, तो इसमें 4 4 8 2 10 और 2 12, 4 4 2 2 ये आपका हो जाएगा इसका। और इसमें जो है एक ताल में 4 मात्रा बताया जाता है, इसमें केवल आपको 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या क्या मिलेगा इसमें, केवल और केवल 4 4। ठीक है, ये आपके 4 हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से कर्नाटक पद्धति के 7 ताल जो है 7 ताल थे। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है ये आपके मात्रा है। ठीक है, क्या है ये आपके जो है मात्रा हो गए, ये मात्रा वाली है। और ये आपके जो है ये आपके चिन्ह हो गए। ठीक है, ये आपके यहाँ से कहाँ है, ये आपके यहाँ से यहाँ तक ये चिन्ह हो गए। और बाकी जो इधर जो साइड में जो इस तरफ है, इस तरफ जो लिखा हूँ ये अंग है। ठीक है, जिसको कि विभाग बोलते हैं। तो ये है विभाग है आपका, लास्ट वाला विभाग है। और ये चिन्ह है और ये मात्रा है, किसमें कितनी मात्रा है। ठीक है, तो बिल्कुल नोट कर लिए। चलिए एक बार सबको हटा देते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब आगे क्या कह रहा है देखिए, अब इसमें जो है कर्नाटक संगीत पद्धति की कुछ विशेषताएं हैं। तो विशेषताएं जो है आपको थोड़ा सा हम विशेषता के बारे में बता देते हैं। विशेषता जो है आपकी, वो आपकी विशेषता क्या है, चलिए पेन को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, पेन को चेंज कर लेते हैं, ये यही ठीक है। चलिए, विशेषता इसकी क्या है, तो इसमें विशेषता कर्नाटक पद्धति में जो होता है दोस्तों कि सभी ताले जो हैं वो कहाँ से प्रारंभ होती है, सम से प्रारंभ होती है। यह उसकी विशेषता है, सभी ताले सम से प्रारंभ होती है। और प्रत्येक विभाग के प्रथम मात्रा पर, यानी जो भी आपके विभाग हैं, जो भी आपके विभाग हैं, जो भी आपके विभाग हैं उसके प्रथम मात्रा पर, ठीक है, उसके प्रथम मात्रा पर हमेशा ताली मानी जाती है। क्या, उसके प्रथम मात्रा पर हमेशा ताली मानी जाती है। ठीक है, ये उनकी विशेषताएं हैं। और क्या है उसमें कि जिस ताल में जितने चिन्ह होते हैं, जितने भी चिन्ह रहेंगे जिस ताल में, उसमें जो होता है कि उतना ही विभाग भी होता है, यानी कि जितना चिन्ह उतने विभाग। ठीक है, ये क्या है कर्नाटक संगीत की विशेषता है। तो नोट कर लिए होंगे कि क्या क्या बताएं कि जितने चिन्ह होंगे कर्नाटक ताल पद्धति में, जितने उस ताल में चिन्ह होंगे उतना ही उस ताल का विभाग होगा। और प्रत्येक विभाग के जो है उसके प्रथम मात्रा पे वहाँ पे क्या होता है ताली होता है। और प्रत्येक ताल जो है अपने सम से ही प्रारंभ बजना प्रारंभ होता है। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा देख लेते हैं अब हम लोग ताल के 10 ताल के। देखिए दोस्तों, ताल के प्राण के बारे में पूछा जाता है, तो ताल के कितने प्राण हैं, ताल के 10 प्राण हैं। ठीक है, ताल के कितने प्राण हैं 10 प्राण है। और सभी के बारे में हम लोग को डिटेल अभी जानेंगे। ताल के जो 10 प्राण है, देखिए कौन कौन सा है, एक है आपका काल है, दूसरा है क्रिया, तीसरा है कला, चौथा है मार्ग, पांचवा है अंग, छठा है यति, सातवां है प्रस्तार, आठवां है ग्रह, नौवां है लय, नौवां लय, और 10वां आपके है जाति। ठीक है, 10वां है जाति। तो ये आपके जाति हो गया 10वां। तो बारी बारी से आइए हम लोग सबको देखेंगे। काल क्या है, क्रिया किसको कहते हैं, कला क्या होता है, मार्ग क्या होता है, अंग क्या होता है, यति क्या होता है, प्रस्तार क्या होता है, ग्रह क्या होता है, लय क्या होता है, और जाति क्या होती है। तो सब कुछ हम लोग अभी देखेंगे। ये ताल के 10 क्या हैं प्राण हैं। ठीक है, ताल के 10 प्राण हैं। हम लोग बहुत कुछ जान लिए, हम लोग क्या क्या जान लिए, उसके जो है आपके ताल के 6 अंग, ये 6 अंग भी जान लिए, 5 जातियाँ भी हम लोग देख लिए। तो बहुत कुछ चीज़ जो है हम लोग को अभी तक सीखने को मिला है, और बहुत सब चीज़ जो है हम लोग सीख लिए हैं। ठीक है, इसमें आपको काल के भी बारे में जाने, जैसे कि उसमें जो आपको बताया गया था कि वो 4 सिद्धांत पे काम करता है, तो वो सब भी हम लोग देख लिए हैं। आइए अब इधर
देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके, ताल के 10 प्राण में काल की बात करेंगे। देखिए काल क्या होता है, तो काल तो सिंपली आप लोग जानते हैं कि संगीत में जो है समय जो लगता है उसको क्या कहते हैं, संगीत में जो समय लगता है उसी को तो काल कहते हैं, उसी को ना काल कहते हैं। किसको कहते हैं जी, काल का क्या मतलब है, काल का तो यही मतलब है क्या, समय, समय मापन। तो संगीत में हम लोग क्या करते हैं, संगीत में समय मापते हैं। संगीत में क्या करते हैं, संगीत में होता है क्या, समय का अर्थ ही तो काल है। ये आपका होता है काल। अगला होता है क्या होता है, दूसरा जो है हमारा क्रिया। तो ये क्रिया जो है, क्रिया क्या होता है, तो क्रिया होता है किसी भी ताल के मात्राओं को जो है गिनना। गिनना एक क्या है, क्रिया ही है। मान लीजिए कोई ताल बज रहे हैं तो उसके मात्राओं को जो है हम लोग जो है गिनते हैं, तो वो क्या होता है, एक क्रिया होता है। ठीक है, और क्रिया होता है तो क्रिया के कितने प्रकार बताए गए हैं, क्रिया के 2 प्रकार, एक सशब्द क्रिया और दूसरा निशब्द क्रिया। एक आपको होता है क्या, जब देखते होंगे आप कि जब वो ताल जब कोई बज रहा होता है तो उसमें क्या होता है कि सशब्द में या तो ताली बजाकर या तो कुछ बोलकर उसको गिना जाता है। जो गिनते हैं उसको सशब्द यानी कि बोलकर या ताली बजाकर उसको शब्द में। लेकिन अगला निशब्द जो है हमारा, निशब्द, निशब्द इसमें केवल आपको हाथ हिलाकर जो है यानी कुछ ना बोल रहे हो, निशब्द है, कुछ ना बोल रहे हैं, बस हाथ हिलाकर आप काउंटिंग कर रहे हो, तो वो होता है निशब्द क्रिया। तो क्या होता है, क्रिया हम क्या सीखे, क्रिया को सीखे कि किसी ताल में मात्राओं को गिनना, किसी ताल के मात्राओं को गिनना क्रिया होता है। ठीक है, 2 प्रकार के, निशब्द और सशब्द और निशब्द। सशब्द में बोलकर और निशब्द में बिना बोले केवल हाथ हिलाकर हाय हाय बाय बाय। ओके, चलिए, तो बस ये इस तरह से सीखना दोस्तों, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे, तीसरा नंबर अब देखते हैं कला। ये भैया कला क्या होता है, आपके अंदर में क्या कला है, कला है ना, हारमोनियम बजाने की, सितार बजाने की। वैसे दोस्तों आप लोग पढ़ रहे हैं तो मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए तो आप लोग कौन कौन सा जो है वाद्य यंत्र बजाने में माहिर हैं, कौन कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है, फटाफट मुझे कमेंट कीजिए। चलिए अब कला, तो कला की बात थोड़ा सा कर लें हम लोग कि ताल में काल के इकाई को क्या कहते हैं, कला कहते हैं। देखिए इसको क्या कहते हैं, ताल में काल की इकाई जो होती है, ताल में काल की इकाई को क्या कहते हैं, कला कहते हैं। ताल में काल की इकाई को कला कहते हैं। बहुत सिंपल, इजी। अब देखिए, अब है आगे आपका है मार्ग। अब मार्ग की बात रह गई। मार्ग में क्या होता है दोस्तों, बाहर कुछ बेचने वाला है, उधर के आवाज़ों से आपको डिस्टर्ब नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप बिल्कुल फोकस किए हुए हैं पढ़ाई पे और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं। तो चौथा जो है, ये आपके ताल के प्राण में चौथा प्राण जो आपका आता है, मार्ग आता है। मार्ग क्या कहता है कि इसमें होता है क्या, निश्चित काल से युक्त मात्राओं में क्या होता है, समूह को मार्ग मार्ग कहते हैं। देखिए इसको क्या होता है कि निश्चित निश्चित काल से युक्त मात्रा समूह को मार्ग कहते हैं। निश्चित काल से जो युक्त होता है, युक्त मात्रा समूह, मात्रा समूह, उसे ही तो काल कहते हैं, सॉरी, उसे ही तो मार्ग कहते हैं। तो इसका क्या बना, निश्चित काल युक्त मात्राओं के समूह को क्या कहते हैं, मार्ग कहते हैं। निश्चित काल युक्त मात्राओं के समूह को मार्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है अपना ताल के 10 प्राण में अगला प्राण है 5वां, अंग है। ठीक है, तो अंग जो है दोस्तों, वो अंग क्या होता है, अंग में जो होता है, देखिए ताल में क्या होता है, ताल में, ताल के समय में जो भिन्न भिन्न जो भाग होते हैं ना, जो भिन्न भिन्न भाग होते हैं, ताल ताल के समय में जो भिन्न भिन्न भाग होते हैं उसी को अंग बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या अभी बताया ना, भाग, तो उसी को क्या बोला जाता है, अंग। ऊपर में थोड़ा सा आपको क्लियर करवा ही चुके हैं, यहाँ भी थोड़ा सा और करवाते चलते हैं। देखिए सब कुछ क्योंकि आपको बताना ही अभी। देखिए अंग जो है आपको, अंग के कितने प्रकार हम ऊपर बताए थे ना, अनुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत और काकपद। ठीक है, तो ये आपको अभी तो हम जस्ट बताए हैं। चलिए फटाफट अगर आ गया है यहाँ पे तो थोड़ा सा इसकी चर्च जरा सा हम कर ही लेते हैं। अनुद्रुत में कितनी मात्रा, चलिए बताइए फटाफट दोस्तों। अनुद्रुत में कितनी मात्रा, 1 मात्रा। ठीक है, द्रुत में कितनी मात्रा, 2 मात्रा। लघु में कितनी, 4, लघु में 4। गुरु में कितनी,
8 और आपके प्लूत में कितने 12 और काकपद में 16। ठीक है, पहले इस तरह से देखिए, आपको कुछ दिख रहा होगा, पहले आप याद कीजिएगा सिस्टम से पहले याद कर लीजिएगा। अनुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत, काकपद। देखिए एक के बाद 2 हुआ, दोगुना हो गया, यहाँ भी दोगुना हो गया, यहाँ भी दोगुना, और यहाँ भी यहाँ पे क्या हो गया, उसके बाद फिर 4 बढ़ा ना, उसके बाद फिर आपका क्या बढ़ गया, फिर यहाँ पे फिर 4 बढ़ गया। तो कहाँ तक दुगना आना है, जरा सा आप ध्यान दीजिए, यहाँ से 1 2 3 4, यानी कि गुरु तक आपको दुगना रखना है। 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8। ठीक है, और 8 के बाद यहाँ से आपको 4 प्लस करना है और 4 प्लस करना है, तो इस तरह से आपके निकल जाएंगे। क्लियर? तो चलिए, ये तो आपके हो गए बिल्कुल। अंग जो है आपका वो आपका क्लियर हो गया, वहाँ भी हम लोग अंग देख ही लिए थे, यहाँ भी हम लोग अंग देख ही लिए हैं। तो ये हमारा अंग हो गया 5वां क्लियर। अब देखिए, अब हम देखते हैं छठा नंबर क्या है भाई। ताल के 10 प्राण में छठा नंबर क्या है? तो छठा नंबर जो है वो आपके है यति। छठा नंबर क्या है? यति। देखिए यति कहते किसको हैं? तो यति कहते हैं लय, लय के चाल क्रम। लय के चाल क्रम को क्या कहते हैं? लय के चाल क्रम को यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। और यति होते कितने प्रकार के हैं? तो यति भैया आपके 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यति कितने प्रकार के? यति 5 प्रकार के। कौन कौन सा? समायति, अस्त्रोगोगता यति, और मृदंग यति, और पिपीलिका यति, और गोपुच्छा यति। तो यति के कितने प्रकार? चाल के, लय के चाल क्रम को यति कहते हैं। और यति के कितने प्रकार? तो 5 प्रकार, समायति, स्त्रोगता, मृदंग, पिपीलिका और गोपुच्छा। ये आपके 5 हो गए। ठीक है, अब देखिए 5 हो गए। अब बारी बारी से चर्च कर लेते हैं थोड़ा सा कि समायति क्या होता है, स्त्रोगोगता क्या होता है, मृदंग क्या होता है, और आपके ये सब क्या होते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा चर्च कर लेते हैं। देखिए समायति में क्या होता है कि आरंभ जो होता है, इसका जो ताल का जो आरंभ होता है, इसमें आरंभ वो आपके मध्य लय में होता है। किसमें? आरंभ होता है आपके मध्य लय में, और अंत भी जो होता है, अंत भी जो होता है वो भी आपके मध्य लय में ही। ठीक है, तो आरंभ और अंत जिस लय का जिस प्रकार का जो है ये स्टार्ट करें, यानी कि आरंभ जो है, जो ताल का आरंभ जो है आपके जिसका मध्य से हो, और अंत भी जो है उसका मध्य से हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा समायति। ठीक है, क्लियर? समायति। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो ये सब दोस्तों, और लाइक भी कीजिए फटाफट, क्योंकि देखते हैं आप लोग, देख लेते हैं वीडियो को लेकिन लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, क्या बात है? ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी है ना। चलिए फटाफट लाइक कीजिए, मेरे मोटिवेशन और ये सपोर्ट करने के लिए यार। चलिए अब देखते हैं अस्त्रोगोगता। बी नंबर का जो है प्रश्न है बी नंबर का जो प्रकार है हमारा, यानी दूसरा प्रकार अस्त्रोगोगता। यति के 5 प्रकार के बारे में बताना है। तो अस्त्रोगोगता क्या होता है? यह होता है स्टार्ट जो होता है इसका, स्टार्ट में क्या होता है? विलंबित। स्टार्ट में क्या होता है? विलंबित होता है। ठीक है, स्टार्ट में विलंबित। मध्य यानी कि बीच में, यानी कि मिडिल में क्या होता है? मिडिल में मध्य होता है, यानी मध्य लय में ही ये रहता है। और जो लास्ट में जो होता है, लास्ट में ये आपका द्रुत हो जाता है, यानी तेज गति हो जाता है। तो जो आपके स्टार्टिंग में विलंबित हो और आपके मिडिल में जो आपके मध्य हो, यानी मध्य में मध्य लय में, और लास्ट में द्रुत लय में, तो वो होता है आपका अस्त्रोगोगता। ठीक है, अस्त्रोगोगता होता है। उसके बाद हम आते हैं, पढ़ते हैं अगला मृदंग के बारे में। तो मृदंग की बात कर लेते हैं कि मृदंगम में क्या होता है कि आरंभ तथा अंत जो होता है वो द्रुतलय में होता है। आरंभ यानी कि स्टार्ट और अंत जो होता है, आरंभ तथा अंत, वो आपके द्रुतलय में होता है। और ये द्रुत में स्टार्ट भी होता है और लास्ट भी होता है, यानी आरंभ भी और अंत भी द्रुत में। और मध्य में क्या होता है? मध्य में मध्य लय ही होता है। ठीक है, मध्य में क्या होता है? मध्य लय ही होता है, वो आपका मृदंग होता है। अब देखिए मृदंग के बाद हम आ जाते हैं किसमें? पिपीलिका में। ये क्या होता है?
तो आरंभ अंत में विलंबित यानी स्टार्टिंग और लास्ट में विलंबित, ठीक है। ये आपके स्टार्टिंग और लास्ट में विलंबित। देखिए लिखने में कुछ भी, बस आप लिख रहे होंगे अच्छा से, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मेरी राइटिंग की चिंता आप लोग ना कीजिए, क्योंकि इस पे जो है किस तरह से लिखा पाएंगे ये तो दोस्तों, क्योंकि कॉपी पेन है नहीं ना, आपको बताना भी है। तो मेरी राइटिंग की चिंता आप लोग ना कीजिए, अपनी बस बहुत सुंदर से नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। चलिए, तो स्टार्टिंग और लास्ट में विलंबित, और इसमें मध्य में क्या होता है, और इसके मध्य में जो होता है आपके द्रुत हो जाता है। क्या होता है? द्रुत हो जाता है मध्य में, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अगला जो हमारा है गोपुच्छा है। तो गोपुच्छा में क्या होता है, जो पहले द्रुत यानी स्टार्ट ही करता है भैया आपके द्रुत से, ठीक है। ये आपका स्टार्ट वाला है, पहले लिख रहा हूँ स्टार्ट, अब ये मध्य वाला लिखूंगा द्रुत, और उसके बाद फिर मध्य और अंत में विलंबित। ये आपका मध्य होगा और ये आपका अंत होगा। मध्य और अंत में क्या होता है? विलंबित। मध्य और अंत में विलंबित लय होता है, उसको क्या कहते हैं? गोपुच्छा कहते हैं, ठीक है। तो यह आप सबको क्लियर, बस फटाफट आप लोग, उम्मीद है कि नोट कर लिए होंगे इसको, क्योंकि ये आपको लंबे दिन तक ये सब काम देने वाला है। क्योंकि आप जब शिक्षक बनेंगे तो दोस्तों आप लोग ऐसा थोड़े ना कि केवल अभी तक ही पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाना भी तो होगा ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेईमानी नहीं, आप नोट्स बनाइए और बिल्कुल अच्छे से बनाइए, क्योंकि इतना अच्छा से समझा दिया हूँ। अगर नहीं तो फिर से जाइए, फिर से देखिए, और बहुत बढ़िया से आप लोग नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। मेरी एक एक बातों को लिखिए। चलिए, अब देखिए, ये हम आपको क्या बता दिए? यति बता दिए, यति के 5 प्रकार बता दिए, समायति, अस्त्रगोप्ता, मृदंग, पिपीलिका और गोपुच्छा। अब आइए, 7वां हमारा है ताल के 10 प्राण में 7वां जो प्राण है वो आपके हैं, 7वां प्रस्तार है। 7वां क्या है? प्रस्तार। देखिए, ताल में आवर्तन को बजाने के बाद, यानी आवर्तन जो बजाते हैं ना, ताल में आवर्तन को बजाने के बाद उसे बोल को, यानी उस बोल को जो है क्या करना है? विभिन्न रूप में विकसित करना। उस बोल को क्या करते हैं? विभिन्न रूप में विकसित करना, यानी कि आवर्तन को बजाने के बाद उस बोल को विभिन्न रूप में विकसित करना ही क्या है? प्रस्तार है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है? अगला है ग्रह। ग्रह क्या होता है? तो ग्रह है कि ताल के जिस मात्रा से, ताल के जिस मात्रा से गीत अथवा गत, गीत अथवा क्या? गत, गीत या गत जो है बजना प्रारंभ होता है, वही उसी को क्या कहते हैं? उसी को ग्रह कहते हैं। चलिए, अब ग्रह के प्रकार देखें तो ग्रह के 4 प्रकार होते हैं। ग्रह के कितने प्रकार? ग्रह के 4 प्रकार, ठीक है। तो 4 प्रकार के ग्रह होते हैं, कौन कौन? समग्रह, विषम ग्रह, अतीत ग्रह और अनागत ग्रह। तो चलिए विस्तृत देख लेते हैं कि इसके बारे में भी, कि समग्रह क्या है, विषम ग्रह क्या है, अतीत ग्रह क्या है और अनागत ग्रह क्या है। देखिए, समग्रह वह होता है जहां से गीत और ताल जो है, जहां गीत प्लस ताल जब एक ही बार बजना प्रारंभ होता है तो उसको समग्रह बोलते हैं, ठीक है। याद रखना है, गीत और ताल जहां एक ही बार बजना प्रारंभ हो उसको समग्रह कहते हैं। और विषम ग्रह की बात करें तो विषम ग्रह में क्या होता है? जब सम निकलने के बाद, सम निकलने के बाद, यानी ताल जहाँ से बजना प्रारंभ होता है दोस्तों, वहाँ वो तो सम होता है, लेकिन जब बजना प्रारंभ हो जाए, वो आगे निकल जाए, उसके बाद अगर गान प्रारंभ करें तो वो आपके विषम कहलाएंगे। क्योंकि ये आपके सम जो होगा, अगर दोनों एक साथ होगा तो सम होगा, लेकिन सम निकलने के बाद अगर गान प्रारंभ करेंगे तो ये विषम ग्रह होगा, ठीक है। अब देखिए, अतीत ग्रह। अतीत ग्रह वो होता है, मान लीजिए कि अतीत ग्रह क्या है? अतीत मतलब आप याद रखिए पहले वाले को, कि पहले, तो अतीत में क्या होता है कि ताल आरंभ होता भी नहीं है, ताल आरंभ नहीं होता है और उससे पहले ही गान जो है प्रारंभ हो जाता है। ताल आरंभ से पहले, देखिए लिख देते हैं, ताल प्रारंभ से पहले क्या होता है? ही गायन हो जाता है। ताल प्रारंभ से पहले ही
गायन हो जाता है वही क्या होता है, अतीत ग्रह। ताल प्रारंभ से पहले गायन, यानी ताल बजा भी नहीं और गायन हम शुरू कर दिए, वो क्या होता है, अतीत होता है। ठीक है, सॉरी, हम इसमें बता रहे थे ना, अनागत में बता रहे थे ना, तो ये आपके हो गए अनागत। ताल प्रारंभ होने से पहले ही गायन जो है प्रारंभ हो जाता है, अनागत। ये आपको अतीत के बारे में बताएं या नहीं? चलिए कोई बात नहीं, अतीत के बारे में फिर से चर्च कर देते हैं। देखिए अब अतीत के बारे में चर्च कर देते हैं। ठीक है, अतीत में क्या होता है, जब सम का अंत होने के बाद जो है आपका गायन, शायद दोस्तों मेरे ख्याल से मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, बस फिर से आपको मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए है क्या यहाँ पे, अतीत है, तो यानी कि आपका जो अतीत में क्या होता है, जब सम का अंत हो जाए, जब जो है सम अंत हो जाए, सम जो है सम का अंत हो जाए, उसके बाद गान प्रारंभ होता है, तो उसको अतीत कहते हैं। ठीक है, और अनागत में क्या था, ताल प्रारंभ से पहले ही गायन हो जाता है, और यहाँ पे क्या है, सम जब खत्म हो गया, अंत हो गया, उसके बाद गाते हैं तो वो अतीत, और आपके ताल जो प्रारंभ होता है उससे पहले ही गा दिए तो अनागत। तो ठीक है, यानी अनागत को क्या कहेंगे कि ताल आरंभ से पहले ही गायन हो जाए तो वो अनागत ग्रह कहलाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल लगना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत अच्छे से आज सारा प्रश्न जो है आपका क्लियर, इसमें से बहुत दोस्तों बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, मैं जितना बोला हूँ ना, अगर उतना नोट कर लिए होंगे ना आप, तो बिल्कुल बिल्कुल आपका जो है अच्छा खासा, इससे मतलब अगर 2 नंबर तो फिक्स है कि इससे पूछे ही जाते हैं, इतना ही से आप लोग बस इसी क्लास को देखिए, बस 2 नंबर यहाँ से बिल्कुल श्योर है कि पूछा जाएगा ही जाएगा। तो 2 नंबर अपना फटाफट क्लियर कीजिए यहाँ से, क्योंकि दोस्तों सिलेबस तो बिल्कुल यही सब है ना, सिलेबस के अंदर ही है ना, सिलेबस के अंदर पढ़ रहे हैं तो सिलेबस के अंदर ही आता है। चलिए अब देखिए 9वां देखते हैं हम लोग, लय। जो ताल के जो 10 प्राण हैं दोस्तों, 10 प्राण में 9वां प्राण है हमारा लय। तो सब प्राणों को भी देखते आ रहे हैं और उसके पार्ट्स को भी हम लोग देखते आ रहे हैं। ठीक है, सब कुछ तो हम लोग देखते आ रहे हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं लय के बारे में। लय क्या होता है, तो लय क्या होता है, देखिए ताल की गति को क्या कहते हैं, ताल की जो गति होती है, ताल की जो गति होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को लय कहते हैं। ताल की गति को लय कहते हैं। लय कितने प्रकार के होते हैं, लय फटाफट बताइए, लय कितने प्रकार के, लय जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने, लय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। ठीक है, लय 3 प्रकार के हुए, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। देखिए विलंबित क्या होता है, विलंबित जिसकी गति धीमी हो। ठीक है, एक आपकी जो एवरेज स्पीड है उस स्पीड से बहुत कम जाना, तो ये आपके क्या हो गए, विलंबित हो गया, ये आपके विलंबित हो गया। और मध्य क्या होता है, मध्य लय क्या होता है, जो हमारी एवरेज स्पीड है वही स्पीड से हमको जाना है। ठीक है, और द्रुत क्या हो गया, द्रुत जो हो गया आपका, मतलब जो आपकी एवरेज जो ये स्पीड थी एवरेज, उससे फास्ट जाना। ठीक है, ये द्रुत, ये हो गया द्रुत, ये हो गया। देखिए आप मेरी ये जो है इसको आप ध्यान दीजिए, विलंबित में देखिए यहाँ से यहाँ तक हमको जाना है, ये विलंबित में जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका हो गया विलंबित, और ये आपका मध्य हो गया, उससे थोड़ा सा तेज हो गया। ये जो है आपका मिडिल वाला, ये आपका एक मानक है। ठीक है, इसी को मानते हैं, और इससे जो धीमा वो विलंबित, और इससे इससे ये वाले से जो फास्ट वो द्रुत। ठीक है, तो लय आपका क्लियर। चलिए अब देखते हैं ताल के 10 प्राण की अगली 10वीं क्या होती है, 10 प्राण में 10वीं क्या है, जाति। जाति की चर्चा तो ऊपर हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये जान लीजिए, बोलों की रचना जितनी अक्षरों में हो उसके अनुसार 5 जाति बनती है। बोलों की रचना होती है, क्या होती है, जाति क्या होती है, बोलों की रचना होती है। और रचना में जितने जितने स्वर की जो रचना है उसी के अनुसार जो है जाति डिसाइड होता है। तो जाति डिसाइड होता है रचना से। तो अब देखते हैं जाति कितने प्रकार के, तो जाति आपके 5 प्रकार के। ठीक है, बता चुके थे, त्रिस्त जाति, चतस्थ, खंड, मिश्र और संकीर्ण। अगर बात कर लेते हैं इसमें लघु की जो मात्रा थी, तो उसमें कितने, त्रिस्त में 3, चतस्थ में 4, खंड में 5, मिश्र में आपके 7
और संकीर्ण में 9। ठीक है, देखिए याद करने का सिंपल तरीका, त्रिस्त मतलब मतलब 3, चतस्थ यानी चतस्थ 4 तो 4। खंड याद रखना है, खंड में क्या हो जाता है, खंड में 5। मिश्र बोले यानी कि मिश्र कर देना है, यानी घोल देना, मिश्र एक तरह से आप जो भी जैसे याद रख लीजिए। मिश्र में 7 और संकीर्ण बोले तो 9। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कितने चीज़ों को देखें, इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे चीज़ों को, सब कुछ जो है हम लोग देख चुके। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, और आप लोग सभी जो है सफल हो जाएं। ठीक है, तो चलिए फटाफट अब मिलते हैं दोस्तों। आप लोग लेकिन कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए मुझे कि सेशन आज का कैसा लगा, क्योंकि सेशन जब दोस्तों अच्छा नहीं होगा तो मेरे करवाने का क्या फ़ायदा। तो फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा लोग, लेकिन मुझे कमेंट चाहिए भाई, जितने लोग देखते हैं सारे लोग को कमेंट चाहिए मुझे कि सेशन कैसा लगा आपको। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेहनत आपके लिए करते हैं तो दोस्तों आपका रिस्पॉन्स तो आना चाहिए ना कि कैसा मेहनत कर रहे हैं हम और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। तो फटाफट कमेंट कीजिए, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो बहुत कुछ आप लोगों ने जाना, सीखा, ताल के 10 प्राण, ये आपके फिर जो भी उसके जो और पार्ट्स थे, यति थे वगैरह वगैरह, बहुत कुछ आपने सीख लिया। ठीक है दोस्तों, मेरी सलाह रहेगी कि आप लोग नोट्स जो है इसका तैयार कर लें। ठीक है, अच्छे से तैयार कर लें। ओके, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ।